Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about interpolation and extrapolation. This is a topic for MSc Physics and Electronics and also for the competitive exams like NET and JRF. I have provided the complete note in this lecture. I hope you like it. एग्जाम में क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इसकी सारी जानकारी आपको इस दिए गए नोट से मिल जाएगी. Please note that this is a mathematical paper and so this is marks scoring. यदि आप सही सही न्यूमेरिकल को बनाते हैं तो you can get 100% marks. So please be careful and give a little time to follow the rules of this method. So let us come to the topic of interpolation and extrapolation. इंटरपोलेशन क्या है? आपने देखा होगा कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर लोग, उनके यहाँ देखे होंगे आप दीवार में ये स्केल का निशान लगा रहता है, मीटर स्केल. जब बच्चे जाते हैं वहाँ तो उनका वो हाइट लेते हैं. बच्चे का हाइट कितनी है, उसका एज क्या है. तो एक तरफ एज है और एक तरफ हाइट है. ये सर्टेन एज के बच्चों का हाइट एक बराबर ही होता है रफली. तो डॉक्टर नोज कि किस बच्चे के उम्र के बच्चों का हाइट कितना होना चाहिए. यदि बच्चे का हाइट अपने उम्र के हिसाब से ज़्यादा है तो बच्चे का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, कम है तो वो उसका विकास ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उसको दवा की ज़रूरत है. उसी प्रकार बच्चे का एज क्या है और बच्चे का हाइट क्या है, बच्चे का वेट क्या है. सो ऑन दी एक्स एक्सिस वी हैव हाइट, ऑन दी वाई एक्सिस वी हैव द वेट ऑफ द चाइल्ड. यदि उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट ज़्यादा है, जो होना चाहिए उतना नहीं है, उससे ज़्यादा वेट है, बच्चा ओवरवेट है. ये ओवरवेट हो गया बच्चा. अगर हाइट के हिसाब से उसका वेट कम है तो बच्चा अंडरवेट है और उसको किसी और पौष्टिक न्यूट्रिशन सस फूड की ज़रूरत है. तो इंटरपोलेशन क्या है? इंटरपोलेशन ये पता लगाना है हमको कि कितना होना चाहिए किस समय में. जैसे बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो हर साल कुछ बारिश होती है, ये पता हमें है. तो हमें अंदाज है कि इस साल इतनी बारिश होगी. ये पूर्वानुमान है. सरकार सेंसस कराती है, हर 10 साल में जनसंख्या सरकार कराती है कि आबादी हमारी कितनी इस समय है. ऐसा करना क्यों जरूरी है सरकारों के लिए? इसलिए कि हमारी आबादी अगले 10 साल में कितनी हो जाएगी, उसी हिसाब से हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है. रोड बनाने हैं, डेवलपमेंट करना है, स्कूल खोलने हैं, कॉलेज खोलने हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स चलाने हैं. ये सब बात को पता लगाना है. अगर पता नहीं रहेगा हमें ये बात, इस बात का, तो पॉपुलेशन हो गया 5 करोड़ मान लीजिए और मेरे पास सुविधाएं नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, तो इसका इंतजाम सरकार को पहले से करना है. तो मान लीजिए सेंसस हुआ, मान लीजिए 1940 में, 1940 में हुआ, 1950 में हुआ, ऐसे करते करते 2000 में हुआ, 2010 में हुआ, 20 में हुआ. अब फिर सरकार को ये पता लगाना है कि 2030 में जो जनसंख्या होगी हमारी वो कितनी होगी. तो 20 में तो जनसंख्या इतनी है, 30 में कितनी पहुंच जाएगी जनसंख्या. तो इस बढ़े हुए आबादी के लिए सरकार को क्या इंतजाम करने हैं, कितने स्कूल खोलने हैं, कितने मकान बनवाने हैं, कितने रोड बनाने हैं, कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोलने हैं, इन सबका पता सरकार को होना चाहिए ताकि सरकार समय से पहले इसकी व्यवस्था कर सके. तो मान लीजिए 20 में पता है, 30 में क्या होगा इसका पता लगाना है. हमारे पास डाटा 1940 से लेके 2020 तक का है. इसका पता लगाना है कि इस समय आबादी हमारी क्या होगी. तो ये पता लगाना है, जो डाटा अवेलेबल है उसके बाहर का ये साल है. डाटा हमारे पास 1940 से लेके 2020 तक का है और ये
2030 का हम चाहते हैं डाटा निकालना कि आबादी कितनी होगी। तो ये जो डाटा निकालना है यहाँ पर हमें, ये 2030 का ये प्रोसेस जो है निकालने का, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। जो डेटा अवेलेबल है उससे बाहर की हम बात कर रहे हैं, उसको निकालने की बात कर रहे हैं, जानकारी की बात कर रहे हैं उस समय की, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। जो दिए हुए डेटा है उसके बाहर की बात करेंगे तो वो हुआ एक्सट्रापोलेशन। मान लीजिए ये डाटा अवेलेबल है 1940 से लेके 2020 तक का, लेकिन बीच में किसी साल का डेटा मिसिंग है। मान लीजिए ये डाटा जो है हमारा 2020 का मिसिंग है, तो 2020 में हमारी आबादी क्या रही होगी, ये मिसिंग है, ये पता लगाना हमको है। तो मेरे पास 1940 से लेकर 2020 तक का डेटा अवेलेबल है, लेकिन 2020 का डेटा मिसिंग है, ये पता लगाना हमको है। तो ये जो 2000 है, 2000 वर्ष जो था, वर्ष 2000, उस समय क्या था हमारा आबादी, ये दिए हुए डेटा के बीच का पार्ट है। 1940 से 2020 के बीच का ये आता है, ये 2000। तो इसका वैल्यू निकालना होगा, ये हुआ आपका इंटरपोलेशन। ओके, तो दिए हुए डेटा के बीच में कोई डाटा मिसिंग है, उसका पता लगाना है, तो वो प्रोसेस कहलाता है इंटरपोलेशन। उस डेटा जो अवेलेबल है उसके बाहर के किसी समय का पता लगाना है डेटा हमको, तो वो कहलाता है एक्सट्रापोलेशन। तो मान लीजिए कि बच्चों का हाइट और वेट में संबंध क्या है। एक तरफ हुआ हमारा एज और एक तरफ हुआ हमारा बच्चों का हाइट। तो एज हुआ, इसको हम लिखते हैं, ये फंक्शन है एक्स का, एक्स है, और ये हाइट हुआ, ये फंक्शन है एज का, तो दिस इज एफ एक्स। तो एक्स जो है इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। जो वेरिएबल है एक्स, एक्स इज नोन एज आर्गुमेंट। और एफ एक्स जो है, जो फंक्शन है एक्स का, इसको हम बोलते हैं एंटिटी। तो इंटरपोलेशन क्या है, तो देखिए, interpolation is the process of estimating the value of a function fx। यहाँ पर ये हाइट की हम बात कर रहे हैं, for any intermediate value of the variable x with the help of given set of data। डेटा दिया हुआ है उसके सेट से किसी बीच के डेटा का पता लगाना है। The variable x is called argument while the function fx is called entity। ठीक है, let the function fx be known for certain variables x1, x2, xn as y1, y2, yn। मतलब कहने का ये है कि वैल्यू अगर हमारा आर्गुमेंट हमारा x1 है, तो ये हमारा एंटिटी हो गया y1 is f x1, सिमिलरली y2 is f x2 and so on, yn is f x of n। वैल्यू निकल गया। So the process of finding the value of fx for some other value of x lying between x1 and x2। x1 और xn है हमारा आर्गुमेंट, यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, x1, x2, x3 अप टू xn, और इसके बीच में कोई पॉइंट है xi। हमें पता लगाना है कि xi के वैल्यू के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ yi इज f xi, ये कितना होगा ये पता लगाना है। तो दिस इज नथिंग बट इंटरपोलेशन। ओके, यदि हमारा कोई पॉइंट हो एक्सएन तक का पता है, एक्सएन आर्गुमेंट है, वहां तक का डेटा अवेलेबल है, हम चाहते हैं कि हम एक्सएन प्लस टू, आर्गुमेंट अगर एक्सएन प्लस टू है तो वाई एन प्लस टू का मान कितना होगा। ये हो गया डेटा, दिए हुए डेटा से बाहर की हो गई ये, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ओके, सो द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, जो फंक्शन हमारा है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका फॉर्म जो है एग्जैक्ट फॉर्म ये पता नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली नोन।
यदि यदि पता भी है तो यूजुअली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेचर का होता है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो हमारा एफ फंक्शन है उसको हम एक पोलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई कैन रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एज ए पोलिनोमियल ऑफ सर्टेन डिग्री। ये एजम्पशन इस बात पर आधारित है जो डेटा अवेलेबल है वो नॉर्मल और स्टेबल पीरियड्स का डेटा है। वो डेटा जो अवेलेबल है वो नॉर्मल और स्टेबल पीरियड का डेटा है। जैसे हमने डाटा कलेक्ट किया उस समय का, जब देश में महामारी फैली हो, बाढ़ आया हो, भूकंप आया हो, उस समय के डेटा अगर लेके हम आगे की बात करते हैं, कुछ डेटा निकालने की कोशिश करते हैं, इंटरपोलेशन करते हैं या एक्सट्रापोलेशन करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही ये है कि जो भी डेटा अवेलेबल है वो नॉर्मल और स्टेबल पीरियड का है। ठीक है, तो ये जो हमने कहा कि हम इसको एक एफ को एक पोलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन ए थ्योरम बाय कार्ल वेयरस्ट्रास हु वाज ए जर्मन मैथमेटिशियन। देखिए ये जो है, ही वाज ए जर्मन मैथमेटिशियन एंड ही वाज बेसिकली ए स्कूल टीचर, लेकिन उनका इतना इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में और इतना उन्होंने काम किया मैथमेटिक्स में, ही वाज मेड ए प्रोफेसर। उनका ये कहना है कि यदि हमारे पास वेरिएबल हैं x1 से लेके xn तक, ये है सो कंटिन्यूअस है, फंक्शन एफ जो है सो कंटिन्यूअस है फ्रॉम x1 टू xn, यहाँ तक कंटिन्यूअस है ये। देन द फंक्शन एफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए polynomial of suitable degree in that interval with as small as error as desired। यदि हमारा आर्गुमेंट x1 से लेके xn तक कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन f कंटिन्यूअस है इस रेंज में, तो f को हम एक पोलिनोमियल से रिप्लेस कर सकते हैं, जहां उसकी डिग्री क्या होगी, वो सर्टेन डिग्री से डिपेंड कर सकते हैं। जितनी डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं पोलिनोमियल की डिग्री उससे एक कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास n डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो जो पोलिनोमियल होगा वो n-1 डिग्री का होगा। तो डेटा पॉइंट्स n+1 हैं तो पोलिनोमियल जो है वो nth डिग्री का होगा। अब देखिए ये सारी चीजें जो हैं जो डिपेंड करती हैं कुछ बातों पर, जिनके कारण कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। Certain problems may arise. First one is if f(x) is a polynomial of degree equal to n-1, यदि f(x) polynomial है of degree n-1, then the interpolated value of f(x) is alright। जो वैल्यू निकालेंगे हम इंटरपोलेशन का वो बिल्कुल ठीक होगा। यदि n डाटा पॉइंट अवेलेबल हैं और हम पोलिनोमियल मांगते हैं n-1 डिग्री का है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। यदि हम मानते हैं पोलिनोमियल जो है सो n-1 डिग्री से ज़्यादा का है, तो जो भी रिजल्ट होगा वो थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट होगा। यदि f(x) पोलिनोमियल नहीं है, हम ये मान रहे हैं कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो रिजल्ट हमारा कभी भी सही नहीं हो सकता। तो ये 3 बातें याद रखने की हैं। तो देखिए अजम्पशन क्या क्या है इंटरपोलेशन में या एक्सट्रापोलेशन में। देयर आर नो सडन जंप्स, देयर आर नो सडन जंप्स और फॉल इन द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज फॉर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस पीरियड में कोई सडन जंप या फॉल डिपेंडेंट वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको अभी, भूकंप आ गया हो, बाढ़ आ गया हो, सूखा पड़ गया हो, महामारी फैल गई हो, ऐसी स्थितियों में जो डेटा लिया जाएगा उससे रिजल्ट निकालें अगर हम इंटरपोलेशन का या एक्सट्रापोलेशन का, तो जो भी रिजल्ट होगा वो सही नहीं होगा। दैट इज द वैल्यू शुड रिलेट टू पीरियड्स ऑफ नॉर्मल एंड स्टेबल कंडीशन, which means that the given data must be free from all sorts of abnormalities
and all sorts of irregular and random fluctuation due to any reason whatsoever, which may result in violent ups and downs in the value of yn. ऐसा कोई भी चीज, बाढ़ हो, सूखा हो, महामारी फैल गई हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, इन सब कारणों से जो भी कारण हो सकता है, डेटा हमारा अफेक्ट करेगा, और उससे अगर रिजल्ट निकालते हैं तो शर्तिया जो है सो गलत होना ही है. This means that the data can be represented with a smooth and continuous curve. Mathematically, it means that the data can be expressed by a polynomial of certain degree, which is determined by the following fundamental theorem in algebra. ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि दिए हुए n डेटा पॉइंट, n+1 डेटा पॉइंट से सिर्फ एक ही स्मूथ कर्व पास कर सकता है. This is a well-known theorem in algebra which asserts that one and only one polynomial curve of degree less than or equal to n passes through a given set of n+1 distinct points. याद रखिए कि जितने भी फॉर्मूला हैं इंटरपोलेशन के या एक्स्ट्रापोलेशन के, वो इस बात पर आधारित हैं, फंडामेंटल एजम्पशन पर आधारित हैं कि गिवन डेटा जो है तो इस पोलिनोम के रूप में प्रकट कर सकते हैं ऑफ ए डिग्री लेस देन n. सो यदि डेटा पॉइंट n है तो जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री n-1 होनी चाहिए. दिस इज वन ऑफ द एजम्पशंस. दूसरा क्या है? यदि ऐसा नहीं है तो दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि देयर मस्ट बी रेगुलरिटी इन द फ्लक्चुएशन. फ्लक्चुएशन हो ही रहा है डेटा में, तो फ्लक्चुएशन मस्ट बी रेगुलर so that the rate of change in the given data has been uniform. अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है डेटा में तो दैट मस्ट बी यूनिफॉर्म. रिमार्क्स क्या है? अगर हमको वैल्यू निकालनी है इंटरपोलेशन से या एक्स्ट्रापोलेशन से वैल्यू निकालनी है, तो दो डेटा मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए. दैट मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ डेटा. अगर कोई लड़का किसी क्लास में एक साल टॉप कर गया, फर्स्ट कर गया, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि वो लड़का अगले साल भी टॉप ही करेगा. आई कैनॉट से विद सर्टेनिटी दैट द सेम पर्सन विल टॉप द नेक्स्ट ईयर. लेकिन यदि बच्चे का रिकॉर्ड शुरू से लेके क्लास 10 तक, प्रेप से लेके क्लास 10 तक, क्लास 12 तक बिल्कुल टॉपर का रहा है, तो हम ये शर्तिया बोल सकते हैं, विद सर्टेनिटी बोल सकते हैं कि लड़का अगले साल भी टॉप ही करेगा. सो द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स अवेलेबल फॉर फाइंडिंग द रिजल्ट बाय एक्स्ट्रापोलेशन और इंट्रापोलेशन मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज. अगर मैं भी क्रिकेट खेलूं तो हो सकता है कि मैं छक्का मार दूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बार छक्का ही मार दूंगा. बट दिस इज नॉट सो विथ धोनी और सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है, वो शतक बनाते हैं, सेंचुरी बनाते हैं. ये रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है. इसलिए हम अगर एक बार छक्का मार दिया हमने, तो ये कब माना जाएगा? कोई डिसाइड कर ले कि नहीं भाई आप हमेशा छक्का ही मारते हैं, तो ये निर्णय गलत है. तो डेटा पॉइंट्स मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज इन नंबर. दूसरी बात क्या है? यदि इफ ए नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मिसिंग वैल्यूज आर टू बी एस्टिमेटेड फ्रॉम गिवन डेटा, देन द एस्टिमेटेड वैल्यूज आर लाइकली टू बी अनरिलायबल. कई बीच में रीडिंग मिसिंग हैं, जैसे मेरे पास रिकॉर्ड है, पॉपुलेशन का रिकॉर्ड है 1940 से लेके 10 साल के इंटरवल पर अप टू 2020 तक का, और बीच में 1960 का भी मिसिंग है, 1970 का मिसिंग है, 1980 का मिसिंग है. ये तीन डेटा हमारा जो है सो मिसिंग है. इस तीनों का वैल्यू निकालना चाहें यदि हम, इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द मिसिंग डेटा फॉर दिस 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिलायबल नहीं होगा. दिस इज ओके. तो यही दो अजम्पशन है इसमें जो याद रखना है. फिर याद रखिए कि पेपर मैथमेटिकल है. इफ यू सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली you can fetch good marks. It may be 100% also. This is a very important topic for NET and GRF also, apart from
being important for the MSc level. आइए अब हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. Find fx. Given that f0 is -3, f1 is 6, f2 is 8, f3 is 12. Hence find f6. तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 4 एंटिटीज अवेलेबल हैं, 4 आर्गुमेंट हैं और 4 एंटिटीज का मान जो है सो हमें पता है. हमें पांचवे की वैल्यू पता करनी है और पांचवा जो आर्गुमेंट है वो दिए हुए डेटा के बाहर का है. तो दिस इज द केस ऑफ एक्सट्रापोलेशन. ठीक है, x का मान देखिए यहाँ पर. x जो है सो 0 है, x का मान 1 है, 2 है, 3 है. ये इनके करस्पॉन्डिंग हमको fx का मान पता है. आई हैव द वैल्यूज ऑफ fx फॉर x इक्वल टू 0, 1, 2, 3. पता क्या करना है? पता करना है f6 का मान कितना होगा. तो 6 जो आर्गुमेंट है ये इस रेंज 0, 1, 2, 3 के बाहर का कोई नंबर है, इसलिए ये केस है एक्स्ट्रापोलेशन का. तो इसका हमें पता करना है. देखिए हम कैसे पता करते हैं इसे. ये देखिए, तो 4 वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास. तो सिंस ओनली 4 एंट्रीज आर गिवन, 4 एंट्री दिए हुए हैं, 4 एंट्री हैं फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3. 4 वैल्यूज हैं. ये जो भी पोलिनोमियल होगा वो थर्ड डिग्री का होगा. जो हमारा एजम्पशन है कार्ल-वीयर-स्ट्रॉस के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जो हम पोलिनोमियल फ्रेम करेंगे वो थर्ड डिग्री का ही होगा. So we assume that the polynomial is of the form fx equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. ये थर्ड डिग्री का हो गया हमारा. So this is your equation 1. अब इस इक्वेशन 1 में x का मान 1, 2, 3 पुट कीजिए. What you get? If you put x equal to 0, then you get f0 is equal to simply d. और ये वैल्यू दिया हुआ है, f0 का मान कितना है? -3 है. You get the value of d as -3. You put the value of x equal to 1. So f1 is equal to a plus b plus c plus d, and the value is given to be 6. Value 6 दिया हुआ है. Put the value of x equal to 2. So f2 becomes 8a. 8a क्यों? वो आपका ax क्यूब है, इसका मान 2 है, तो 2 क्यूब is 8. So this is 8a plus 4b plus 2c plus d is equal to 8. And the last one is f3 is 27a plus 9b plus 3c plus d is 12. यहाँ देखिए 4 d का मान तो पता चल गया मुझे -3 है. अब उसके बाद बच गए 3 अननोन कॉन्स्टेंट्स a, b और c. d का मान -3 है, तो 3 हमारे पास अननोन क्वांटिटीज हैं a, b और c, और 3 हमारी इक्वेशन है. तो 3 इक्वेशन से 3 अननोन का मान निकल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. So if you solve them, you find a equal to 3 by 2, a is 3 by 2, b is -8, c is -31 by 2, and as already obtained, d is -3. ये -3 हुआ. इस वैल्यू को पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, तो यू गेट दी फंक्शन fx एज 3 by 2 x cube -8x square plus 31 by 2x -3. फॉर x इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 gives you the form of the polynomial. a b c d का मान निकल गया कांस्टेंट का, तो जो पोलिनोमियल है उसका फॉर्म इक्वेशन 2 बता रहा है. इस इक्वेशन में हमको पता करना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ f6. तो पुट x इक्वल टू 6 देयर. इफ यू पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, you get the value of fx as 126. So this is the value for f6 is 126. How simple it is. इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता निकालने में. तो याद क्या रखना है, जितने डेटा पॉइंट दिए गए हैं, जो पोलिनोमियल बनाएंगे हम, वो उससे
एक कम डिग्री का होगा। उसके बाद जो वैल्यूज दिए गए हैं उनको उस पॉलिनोमियल में बैठा के जो कांस्टेंट्स हैं उसका मान निकालेंगे। कांस्टेंट्स का मान पुट अप कर दीजिए पॉलिनोमियल में, यू गेट दी पॉलिनोमियल। और जो वैल्यू निकालनी हो अननोन आपको, इसमें वैल्यू पुट कीजिए एक्स का, ये मान निकल जाएगा। सो आई एज्यूम दैट यू लाइक दिस टॉपिक। यदि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके अपनी सहमति दें कि आगे के भी नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। See you next time with some other topic. Till then, goodbye. I hope you enjoyed the lecture. Thank you.